नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, और आज क्लास लगाने के लिए तो बड़ी वजह है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और आज पाठशाला में आपके लिए कश्मीर फाइल्स से भी पहले बंगाल फाइल्स लेकर आया हूं। क्या बंगाल 1990 का कश्मीर बनता जा रहा है या बन चुका है? यह लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, आज जब चैप्टर खोलूंगा तो आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज ममता बनर्जी की बंगाल फाइल्स जब खुलेगी तो उसमें कौन कौन से पन्ने सामने आएंगे, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बंगाल के वो 12 घर जो राख कर दिए गए, उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखनी चाहिए, इस पूरे देश को देखनी चाहिए कि बंगाल में हो क्या रहा है। साथ ही बंगाल के वो 90 मिनट जो पूरा सच बता देंगे। वो 90 मिनट क्या गवाही दे रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पाठशाला में बताऊंगा। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसके अलावा कश्मीर फाइल्स, जिसमें रुबैया सईद का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की। आज सबसे पहले बंगाल फाइल्स। आज देश को उन तस्वीरों पर चिंता करनी चाहिए जो बंगाल से आ रही हैं। कश्मीर के बारे में 32 साल के बाद जो आप सुन रहे हैं, किस तरह से पलायन हुआ, किस तरह से वहां से लोग डर के भागे, और आप सन्न हैं कि अरे ये सब हमारे यहां रहते हुए हुआ और हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। आज बंगाल के बारे में जो हो रहा है उसके बारे में भी आप नहीं सोच रहे। कुछ सालों बाद, अगर आज नहीं सोचेंगे तो कुछ सालों बाद आपको बंगाल फाइल्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि सच आज आपके सामने वो है जो कभी वैसा ही रहा होगा जो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं ने सहा था। बंगाल में किस तरह का खौफ है, इसे आप तस्वीरों से समझिए। जिस बीरभूम जिले में हिंसा हुई, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आज नहीं समझिएगा तो 90 के दशक में क्या हुआ था वो नहीं जान पाइएगा, समझ पाइएगा। ये तस्वीरें आ रही हैं, लोग अपना सामान लपेट लपेट कर जा रहे हैं। लोगों का पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा कि वो सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए तो कहा जा रहा है कि बंगाल में कश्मीर जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी, अगर इसी तरह से पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी। कश्मीर फाइल्स में मैंने आपको दिखाया ना भाई, फारूक अब्दुल्ला सरकार ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी सरकार ने कुछ नहीं किया, इतना चेताया गया पर कुछ नहीं किया। आज बंगाल के लिए वही हालात है, लोग गाड़ी में सामान डाल रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या करेंगे लोग? जान नहीं बचाएंगे, इंतजार करेंगे कि अगली बार उनकी जली हुई लाश की तस्वीर किसी टेलीविजन चैनल पर दिखाई जाए और कुछ लोग कहें अरे बड़ी दुख की बात है। घर बार जमीन सब छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें आई, गरीब लोग हैं, अपना छोटा सा टीवी पकड़कर चले जा रहे हैं, सामान लेकर चले जा रहे हैं। बहुत गंभीर तस्वीरें हैं ये। आप देखिए कैसे छोटा छोटा टीवी और सामान लेकर लोग वहां से निकल ले रहे हैं। जो हाथ में आ जाए, जो लेकर चल सकते हो, पैदल ही चलो, लेकिन चलो। और ये बंगाल में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव के नतीजे आए थे तो देश के इतिहास में पहला मौका था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद लोग इतना डर गए कि दूसरे राज्य में चले गए अपनी जान बचाने। असम में यह हुआ था, बंगाल में, और अब दूसरी बार यह तस्वीर आ रही है। बंगाल के बीरभूम में लोग इस कदर डरे हुए हैं कि घर का जो सामान हाथ लगे उठा रहे हैं और पैदल चल पड़ रहे हैं। बंगाल में इस तरह का पलायन एक बार नहीं, 10 महीने में दूसरी बार हुआ है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। पिछली बार हजारों लोग गए थे और मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि करीब 400 लोग बंगाल से भागकर असम आए थे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था। बंगाल में बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की। हुआ क्या है पहले वो भी जान लीजिए। टीएमसी नेता की हत्या हुई, हिंसा भड़की, और हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं।
बंगाल में कैसे हिंसा फैलाई गई, सबसे पहले आपको उसके सबूत दिखाता हूं। इन तस्वीरों को पूरे देश को देखना चाहिए। यह तस्वीर बीरभूम के रामपुर हाट के बोगतई गांव के एक घर की है। सोमवार रात को यहां हमला हुआ, घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घर पर बम से भी हमला किया गया। घर में घुसते ही रसोई घर है, लेकिन वो राख में तब्दील है। आपको दिखेगा नहीं रसोई घर कहां है। बर्तन थोड़े बहुत बिखरे हुए दिख जाएंगे। घर के अंदर एंट्री करेंगे तो बेडरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ये रसोई घर का है, बर्तन दिख रहे हैं, रसोई घर तबाह है, दीवार काली हो चुकी है। बेडरूम की हालत देख लीजिए, जो अंदर रहा होगा उसका क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। बेडरूम में रखा पलंग पूरी तरह जलकर राख हो गया है। घर की छत जल चुकी है, छत का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। आग की वजह से घर की दीवारें काली पड़ चुकी। इस घर में अब भी हिंसा की तपिश को महसूस किया जा सकता है। घर का आंगन राख हो चुका है, एक एक सामान जल चुका है। यह आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये तस्वीरें आपको बता रही हैं, सबूत है कि कैसे ममता बनर्जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था का खौफ ही नहीं है। लोगों को घर के अंदर बंद करके जला दिया। भाई इतनी हिम्मत चाहिए आपको पता हो कि मेरा कुछ नहीं होगा, या होगा तो देख लेंगे, तभी कोई ऐसा कर सकता है ना। कि एक नेता टीएमसी का, उसकी हत्या हो गई तो घरों में बंद करके लोगों को जला दिया, छोटे छोटे बच्चे जल गए। 21 मार्च की रात को बीरभूम के बोगतई गांव में यह सब होता रहा। हमारे सहयोगी तमाल साहा ग्राउंड से स्टोरी को कवर कर रहा है। और बंगाल में चीजों को दिखाना, सच को दिखाना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको तमाल साहा की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए वहां की जमीनी हालात क्या हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला घर जो आग से राख हो गई, अभी भी उस घर से धुआं निकल रहा है। अगर कैमरा को हम इस तरफ आने के लिए अनुरोध करें तो आप देखेंगे धुआं अभी भी निकल रही है। और एक नहीं, ये घर सबको जलाए गए। इस घर के अंदर अगर प्रवेश करें तो आपको एक आग की जो एक हीट है वो आप महसूस कर पाएंगे। और ये भी दर्शाता है कि जब वो मातम मचा, जब लोग इस घर को तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग जलाने से पहले शायद उनको रेजिस्ट भी किया गया, इसीलिए बर्तन ऊपर से नीचे गिर गए। और ये जो बेडरूम है, बेडरूम में पूरा आग लगाया गया था और आग अभी भी दिख रहा है। तो ये माहौल है, बात करना थोड़ा मुश्किल है। इधर धुआं अभी भी निकल रहा है, गर्मी अभी भी महसूस किया जा सकता है। और ये जो तहस नहस हुआ ये घंटों तक चली। लेकिन इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक राजनीतिक जो तू मैं है वो शुरू हो गया है। तमाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो अंदर के हालात है उसको देखकर लगता है कि जो लोग अंदर रहे होंगे उन्होंने बाहर आने की जद्दोजहद की, लेकिन सोचिए दरवाजा बंद करके उनको अंदर जलते घर में जलने के लिए छोड़ दिया गया। यह बंगाल में हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में हो जाता तो देखते कि कैसे देश में तूफान आता, कैसे पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता और कहता कि अरे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, देश खत्म हो गया, देश में ये ऐसी ताकतें जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। लेकिन बंगाल में ये बार बार हो रहा है तो इकोसिस्टम चुप हो जाता। और इकोसिस्टम क्या कर रहा है अभी आपको आगे दिखाऊंगा। लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, ब्लर कर दिया है। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि यह उस वक्त का समय है जब आप पाठशाला देखते हैं कि लोग घर में आराम से बैठे होते हैं, कई लोग खाना खा रहे होते हैं। ये तस्वीरें देखेंगे ना, रात में नींद नहीं आएगी। हमने देखी है, ब्लर करना पड़ा क्योंकि इसको देखने के लिए कलेजा चाहिए। इस बुरी तरह लोग जल गए, बच्चा जल गया है। इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें बिना देखे भी आप समझ सकते हैं, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो उन लोगों ने महसूस किया होगा, और अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में क्या हालात है। बीरभूम के बोगतई गांव में सोमवार रात को क्या हुआ, पहले इसको भी सुन और समझ लीजिए।
सोमवार रात को टीएमसी के पंचायत नेता भादु शेख पर बम से हमला हुआ। और बंगाल में बम से हमला तो ऐसे है जैसे वो होली में बच्चे गुब्बारा नहीं लेके घूमते कि जो नीचे से जा रहा मार दे। इतनी आसानी से बम चलता है वहां पर, जब देखो खबर आती है उस पर बम से मार दिया, इसको बम मार दिया। बम ना हुआ खिलौना हो गया। और उस बम के हमले में टीएमसी नेता की मौत हो गई। तब कहा जा रहा है कि भादु शेख हाईवे पर कहीं जा रहे थे, अज्ञात लोगों ने उन पर बम से हमला किया, घायल हो गए वो। उन्हें रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद भादु शेख के गांव बोगतई में हिंसा भड़क गई। आधी रात में ही उपद्रवियों की भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी, दरवाजे बंद करके घरों को आग के हवाले कर दिया ताकि लोग बाहर ना आए और बच ना जाएं। हिंसा की फैक्ट शीट भी आपके सामने रखता हूं और वो आंकड़े जो इस हिंसा से जुड़े हुए हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं कि बंगाल में क्या हुआ है। 12 घरों में आग लगाई गई। आग लगाई गई। सोचिए इन घरों में क्या हुआ होगा। 8 लोग जिंदा जला दिए गए, जिंदा जले। सोचिए, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था, कैसे निकलते बेचारे। इसमें बच्चे भी थे। 3 महिलाएं थी इस 8 में, 3 महिला और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। उनका क्या कसूर रहा होगा भाई, उनको बंद कर दिया घर में जलकर मरने के लिए। एक ही घर से 7 शव बरामद। कई घरों के बाहर जिंदा बम भी मिले। 22 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 22 अरेस्ट हुए हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि अरेस्ट हुए या नहीं हुए, सवाल इस बात का है कि बंगाल में बार बार ये करने की हिम्मत कहां से आती है। मरने वालों में मीना बीबी, नूर निहार बीबी, रूपाली बीबी, बानी शेख, मिहिर शेख, नेकलाल शेख शामिल हैं। टीएमसी नेता की हत्या के ठीक बाद हिंसा भड़की, इसलिए माना जा रहा है कि भादु शेख के समर्थक या परिवार का इस हिंसा में हाथ हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि जिन लोगों को हिंसा के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है उसमें भादु शेख का भाई भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने अब तक गिरफ्तार आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए। अहम बात यह भी है कि जिस घर के 7 लोगों को जिंदा जलाया गया वो घर टीएमसी नेता के घर के सामने है। हिंसा के बाद से बीरभूम के गांव में सन्नाटा पसरा है। लेकिन कानून व्यवस्था का बंगाल में क्या आलम है आप सोचिए। एक टीएमसी नेता की हत्या हो जाए तो उसके खुद के लोगों को या उसके समर्थकों ने किया होगा और कौन करेगा। उनको यह नहीं लगा कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, उन्हें लगा हम खुद ही न्याय दे देते हैं, जला दो सबको। यह है बंगाल। जिन्हें जला दिया गया वो क्या ही बोलेंगे, वो तो है ही नहीं बोलने के। और जो जिंदा बचे वो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के इस गांव से आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं जो हमारे सहयोगी ने भेजी है। देखिए वहां क्या हालात है। पीछे में जो घर है, इसी घर के 7 सदस्य एक ही समय पे घर के अंदर थे जब घर को जलाया गया और उस 7 सदस्य जल के राख हो गए। सिर्फ ये वाला घर नहीं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें आग लगाए गए थे। और ये घर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, भादु शेख के घर के एकदम नज़दीक है, ऑपोजिट साइड में है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है भादु शेख जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, जो एक प्रमुख भी है और जिनका एक परिचय भी है इस गांव में, उनका मौत के बाद एक तनाव सी माहौल पैदा हुआ और उस तनाव में बहुत सारे घर जलाए गए। हालांकि इसका कॉन्फर्मेशन अभी तक पुलिस ने दिया नहीं। पुलिस का मानना है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस है कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये भादु शेख की घर है और इसी घर के बगल में और दूसरी तरफ और 2 घर जलाए गए। बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा बढ़ी तो उसे रोकने के लिए क्या किया गया? क्या जानबूझकर बंगाल पुलिस ने यह सब होने दिया? चश्मदीदों की गवाही क्या कह रही है, खुद सुनिए। আগুন জ্বলছে তখনই ঘর খেলাম। হ্যাঁ, তখন এসছেন, হ্যাঁ, কি দেখলেন? ওই যে আগুন জ্বলছে
চিৎকার হ্যাঁ একবার শুনেছি। একবার শুনেছেন? হ্যাঁ। এতগুলো মানুষ ঘরের মধ্যে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরে গেল, আপনারা কেউ আওয়াজ টাওয়াজ কিচ্ছু শুনতে পান না? আওয়াজ পেলে কি করব, কিছু করার নাই তো। পুলিশ কখন আসলো? পুলিশ তখন আসেনি। কতক্ষণে এসছে? পুলিশ আসছে ধরেন এই সকালে, এদিকে আসেনি পুলিশ, রাতে পুলিশ আসেনি। আপনার পরিবারে কতজন হসপিটালে আছে এখন? হসপিটালে আমাদের মানে আমার চাচি, আমার বড় মা, আমার ভাই আছে। আর কি হয়েছে ওনাদের? ওনাদের হাতে লেগেছে আর একবারে বুক থেকে একবারে পুড়ে জ্বলছে। জ্বলে গেছে? হ্যাঁ। তারা সব বাড়িতে ছিল তখন? বাড়িতে সবাই ছিল, বাড়ি পুড়ে জ্বলছে। হাসপাতালে আছে আরো তো বাদ বাকি 10 জনের তো মরেই জ্বলছে। আর কি আগুন লাগিয়ে দিল আপনার চোখের সামনে সবাই? হ্যাঁ, সব চোখে। কত লোক ছিল? এখন কত মেলা লোক ছিল। বোম মেরেছিল? বোমও মেরেছিল, আগুনও জ্বলেছে। আগুনও জ্বালিয়েছে, বোমও মেরেছে। আর আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটেছে? না, কোনোদিন হয়নি, শুধু বোম ফেটে, তো আমরা কিছু হয়নি। এরকম কিছু হয়নি? না। আচ্ছা, আর জিনিসপত্র বাঁচাতে পেরেছেন? জিনিসপত্র ওই যা বেঁচেছে তাই, এখন জিনিসপত্র কিছু তো হয়নি, চালটা পুড়েছে ওই যা। ये चश्मदीद बता रहे हैं। और जो पुलिस पर सवाल उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है कि चश्मदीद कह रहे हैं, ये चश्मदीद का बयान है कि पुलिस आई ही नहीं, सुबह आई, रात भर घर जलते रहे, उन घर के अंदर लोग जलते रहे, और चश्मदीद कह रही है कि पुलिस वहां सुबह पहुंची। पुलिस को सुबह हो गई पहुंचते पहुंचते। वो कह रहे हैं बम मारे जा रहे थे, वहां घर जल रहा था, लोगों की चीख पुकार थी, पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस को यह तो पता चला होगा कि टीएमसी का नेता जो है उसकी हत्या हो गई है, उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं, ये कौन सोचेगा? या सोचकर पुलिस चुपचाप बैठ गई? यह आपको सोचना है। हिंसा की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस कितनी ज्यादा अलर्ट है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस घर को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया, उस क्राइम सीन को वारदात के 24 घंटे बाद भी सिक्योर नहीं किया गया। सोमवार रात को आगजनी हुई, बुधवार सुबह जब हमारे सहयोगी तमाद साहब वहां पहुंचे, उस वक्त पुलिस उस जगह को सिक्योर कर रही थी, जबकि पहला काम बंगाल पुलिस का होना चाहिए था कि उस जगह को सिक्योर करके एविडेंस तो इकट्ठा करते। उस रात छोड़िए, अगले सुबह छोड़िए, उसके अगले दिन जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तब यह काम होना शुरू हुआ था। देखिए जरा। फिलहाल देखिए, जिस घर को आग लगाया गया था, और सुबह से हम लोग दिखा रहे हैं, टाइम्स नाउ पे दिखा रहे हैं, ना भारत पे दिखा रहे हैं कि जहां पे घटना घटी है उसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए ताकि फॉरेंसिक जब आए उनको कुछ नमूने मिले, कुछ प्रूफ मिले, और उस प्रूफ के साथ हाँ सॉरी थोड़ा बाहर जगह कीजिए। अच्छा, बाहर जगह आप लोग अभी इसको सिक्योर कर रहे हैं? हाँ, कल से क्यों नहीं किए, परसों से क्यों नहीं किए? घटना तो परसों रात को हुआ है ना सर। सवाल यही है कि जो घटना घटी है सोमवार रात को, उसके बाद आज है बुधवार सुबह, इसके बीच में बीत गए बहुत सारे घंटे जब इस घर को सिक्योर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। आपको दर्शाएंगे एक चीज, आप जानते हैं ये क्या है? ये क्रूड बॉम्ब है। जो कह रहे थे कि ये आग शायद कोई एक्सीडेंट है, टीवी फटने से या फिर शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटी है, उनके लिए ये करारा जवाब। ये है क्रूड बॉम्ब। मैं कैमरा पर्सन, मेरा सहयोगी रोनी छात्रा को कहेंगे एक बार थोड़ा नजदीक से दिखाए। ये एक एविडेंस है जिसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सबूत है जो ये दर्शाता है कि हिंसा की घटना घटी 1, 2, और ये हिंसा की घटना के दौरान ऐसे क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए, घर पे फेंके गए, छत पे फेंके गए, और आग इसी से लगी जिसका धुआं अभी भी जल रहा है। ये धुआं अभी तक जल रहा है क्योंकि आग बुझी नहीं ठीक से, और ये दर्शाता है कि लोगों में एक खौफ है जो अभी भी बुझी नहीं, एक डर है जो नहीं बुझा है। और ये जो घर है इसके अंदर अभी पुलिस हमें प्रवेश करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ये घर, इसके अंदर पे जो तोड़ फोड़ हुआ, अगर मैं अपना सहयोगी को कहूँ कि एक बार दिखाए, दूर से दिखाए किस तरह से इस पे तोड़ फोड़ किया गया, लोगों को एक दहशत झेलना पड़ा, जिसके बाद उनको ये घर छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सुबह से हम लोग दिखा रहे थे कि ये जगह को सैनिटाइज रखना, ये जगह को सिक्योर रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेंसिक आएंगे, फॉरेंसिक को सबूत चाहिए होगा, और फॉरेंसिक को सबूत तब मिलेगी जब वो जगह को सिक्योर रखा जाएगा।
फाइनली पुलिस इस जगह पे हमारी शायद रिपोर्ट को देख के या फिर कॉग्निजेंस लेके इस जगह को सिक्योर कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है। हमें भी कहा गया कि बाहर चले जाओ। हम बहुत सम्मान के साथ उनके आदर करते हुए हम लोग बाहर चले आए ताकि उनके सबूत ना मिटे, क्योंकि ये कैसे घटी, क्या हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद कोई भी सोचेगा कि न्याय क्या ही मिलेगा जब उस जगह पर सबूत जुटाने के लिए भी आप में गंभीरता नहीं है। वहां बम फेंके हुए मिल रहे हैं और कुछ लोगों ने यह फैला दिया कि टीवी में शॉर्ट सर्किट हुआ था इसलिए आग लग गई। बंगाल में एक दिन की घटना नहीं है बॉस, आए दिन बंगाल में यही हो रहा है। हिंसा और राजनीतिक हत्याएं बंगाल की पहचान बनती जा रही। ममता बनर्जी से सवाल पूछिए तो वो दूसरे राज्य की बात करना शुरू कर देती है। देखिए आप। যাই হোক, তারা গেছেন তাদের ব্যাপার, কিন্তু কখন আসবেন সেটা তো আমি জানি না। সেই জন্য আমি আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম। কেউ যেতেই পারে, এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं जाऊंगी। अभी वो जरा चुनाव प्रचार करेंगी और उसके बाद जाएंगी, क्योंकि बीजेपी के लोग वहां। अरे पहले आप मुख्यमंत्री, आपको जाना चाहिए। और कह रही है कि बंगाल यूपी नहीं है। आपको याद है कि बंगाल के लिए क्या गया था, कहा गया था? रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज बंगाल में नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ रूलर है। ये बंगाल के लिए किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था, अदालत ने। जो हिंसा हुई थी चुनाव के नतीजे आने के बाद, उस पर कार्रवाई करते हुए, सुनते हुए, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि बंगाल के अंदर कानून का राज नहीं, बल्कि राज करने वाले का कानून चलता है। और ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि बंगाल यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी के लिए नहीं कहा गया, बंगाल के लिए कहा गया था दीदी। और आज वही बंगाल में दिख रहा है किसका राज है और क्या क्या हो रहा है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में एक हफ्ते में 26 मर्डर हो चुके हैं। अगर किसी दूसरे राज्य में ऐसा हुआ होता तो सोचिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता कि नहीं मांगा जाता। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ज्यादातर पॉलिटिकल मर्डर है। बीरभूम में 13 मर्डर हुए हैं, झालड़ा में 1 मर्डर, बारानगर में 1, उत्तर दिनाजपुर में 1, इच्छापुर में 1 मर्डर का आरोप है, माथाभागा में 1, झारग्राम में 1, हरिश्चंद्रपुर, बेगंगा, कोलकाता में 2 और पानीहाटी में 2। बंगाल में हिंसा का यह दौर तब से और तेज हो गया जब से मई 2021 में ममता बनर्जी तीसरी बार चुनाव जीत कर आए और मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से बड़े पैमाने पर बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी जांच सीबीआई भी कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस ने सीबीआई को 64 घटनाओं की रिपोर्ट दी थी, 64 केस। और शुरू में सीबीआई को पोस्ट पोल वायलेंस की जांच करनी पड़ गई और 64 केस की जानकारी दी गई। और जब सीबीआई आई उसके पहले तो सब डिनायल मोड में थे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अरे वो तो छोटी घटना थी, अरे वो तो बड़ी घटना नहीं थी। इनमें से 39 केस ऐसे जो हैं, 39 मामले जिनकी सीबीआई जांच कर रही है, ये अभी चल रही है, जांच जारी है। जनवरी 2022 तक सीबीआई ने 51 केस दर्ज किए थे, 51 केस जनवरी 2022, और 20 केस में चार्जशीट भी फाइल कर दी। बीरभूम की घटना पर ममता राजनीति के एंगल ढूंढ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उम्मीद जताई कि ममता बनर्जी कम से कम दोषियों को सजा दिलाएंगी। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं।
अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। सोचिए बंगाल की क्या हालत है कि देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जी जो मदद चाहिए हम देंगे, लेकिन कम से कम लोगों में सुरक्षित होने का भाव तो पैदा कीजिए, कम से कम इस मामले में जांच तो कीजिए। 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी का राज है और 2011 में ममता के शासन में आने के बाद फरवरी 2012 तक 9 महीने ये ममता बनर्जी का राज देख लीजिए कि वहां बंगाल में ममता के राज में क्या क्या हुआ है। और ये इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि अरे ये तो आज की बात है। पहली बार जब वो आई फरवरी 2012 तक, फरवरी 2012 तक 9 महीने 56 पॉलिटिकल मर्डर, 9 महीने 56 पॉलिटिकल मर्डर। इस पर कोई चर्चा, कोई बहस आपको याद आती है क्या? बताइए मुझे, आती हो तो बताइए। 56 पॉलिटिकल मर्डर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये बंगाल का ना राजनीतिक कल्चर है, पहले कांग्रेस करती थी, फिर लेफ्ट करता था 34 साल तक, अब ममता बनर्जी कर रही, तो पॉलिटिकल कल्चर है तो यही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। कि हमारे यहां तो ऐसे ही चलता है, हम मार देते हैं, ऐसे चलता है क्या? उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, आपको कहीं दिखा कि हत्याएं हो गई? 5 राज्य में इलेक्शन हुए, कहीं हत्या हुई क्या? बंगाल में हुआ, रिजल्ट आए और उसके बाद तांडव हो गया। कहीं किसी और जगह ऐसे बम चलते सुना आपने? साल 2013 में वहां पर पंचायत चुनाव में 39 लोगों की हत्या हो, 39 मर्डर। अब आप बताइए, पंचायत चुनाव में 39 लोगों को मार दिया। 2018, ऐसे तो बड़ा इतिहास है, लेकिन 2018 देखिए हाल का, पूरे देश में 54 राजनीतिक हत्याएं हुई, जिसमें से अकेले 12 कहां थी? बंगाल के अंदर। 2018 में पंचायत चुनाव हुए, वोटिंग के दिन 10 लोगों की हत्या कर दी गई, बैलेट पेपर इधर उधर फाड़ के फेंके हुए, डब्बा अलग फेंका हुआ। पूरे चुनाव के दौरान 30 से ज्यादा हत्याएं हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 2 साल के बच्चे समेत 12 की हत्या हुई। हर चुनाव में यह होता है और लोग पूछते हैं अरे बंगाल में तो बात ही मत करो। मैं गया था बंगाल चुनाव कवर करने और मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने इलेक्शन हम लोगों ने कवर किए हैं, 20 साल से ज्यादा की मेरी पत्रकारिता है। मैंने आज तक किसी राज्य में वोटर को इतना डरा हुआ, सहमा हुआ नहीं देखा था बात करते हुए, जितना मैंने बंगाल में देखा। और ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज कितनों को आपने देखा गांधी प्रतिमा के सामने बंगाल में हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन करते हुए? प्रदर्शन हुआ, किस पे हुआ पता है? पेट्रोल 80 पैसे कैसे महंगा हो गया। गांधी की प्रतिमा के नीचे तभी बैठो जब नरेंद्र मोदी को घेरना हो, ममता बनर्जी के लिए मत बोलो, बाद में काम आएगा ना, वो सबको मिला के फिर 2024 में जरूरत पड़ सकती है। सब अपनी अपनी जरूरत देख रहे हैं, किसी को हाड़ मांस के लोगों का जलना नहीं दिख रहा। बंगाल में पिछले कुछ सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर रहे, लेकिन 2021 के चुनाव के बाद से बीजेपी की कार्यकर्ताओं पर अटैक और बढ़ गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी समर्थक 80,000 लोग बंगाल छोड़कर जाने को मजबूर हुए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष के मुताबिक 2021 के चुनाव में 37 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य का दावा है कि 2018 पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक 138 हत्याएं की गई कार्यकर्ताओं। लेकिन
चूंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो उस पर हंगामा देश में नहीं। बीजेपी के ना, मरते तो मर जाए। किसी का बेटा भी तो था ना, किसी का पति भी तो रहा होगा, किसी का भाई भी तो रहा होगा, किसी ने गोद में खिलाया तो होगा, पैदा तो नहीं हुआ होगा ना बीजेपी का कार्यकर्ता। लेकिन इस देश में कल्चर बदल गया है। किसी की मौत पर कब बोलना है और क्या बोलना है यह भी देख कर तय होता है कि उसने भगवा ओढ़ रखा है या किसी और कलर का ओढ़ रखा है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के राज में हिंसा की खुली छूट है, किसी को कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। आप केवल घटनाएं सुन लीजिए, कितनी खौफनाक हिंसाएं हुई। 4 मई 2021 को कूच बिहार के दिनहाटा में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी। इसको लिंचिंग बोलते हैं, लिंचिंग। जो लोग चर्चा करते हैं कि अरे देश में लिंचिंग हो रही है, उन लोगों को आपने इस लिंचिंग पर चर्चा करते देखा? 20 मई 2021 हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता घनश्याम राणा को उनके घर के बाहर पहले गोली मारी गई, फिर चाकुओं से गोदकर हत्या हुई। 21 मई 2021 सोनारपुर में निर्मल मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या हुई। 29 मई 2021 दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के एक बूथ प्रेसिडेंट राजा संवंतो को पीट कर मार दिया गया। 30 मई 2021 कूच बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता अनिल वर्मन की हत्या करके पेड़ पर टांग दिया गया। आप देखिए कितनी ब्रूटली हो रहा है ये सब। जैसे कश्मीर में नहीं था कि मैसेज दे दो, इतना डरा दो कि कश्मीरी हिंदू खुद चले जाएं। बंगाल में भी मैसेजिंग है, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इतना डर हो जाए लोगों के अंदर कि कोई स्वतंत्र आवाज नहीं रह जाएगी भाई। 6 जून 2021 बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव को बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर 2021 उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 नवंबर 2021 पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया। यह है बंगाल, और यह है बंगाल का हाल। बीरभूम हिंसा के बाद एक बार फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या लगना चाहिए, इसको लेकर बहस हो रही है। किन हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है और इसके क्या प्रावधान है, पहले वो आपको जान लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक होते हैं। जो आर्टिकल होता है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, वो लगता है आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है इस आर्टिकल के तहत। लेकिन राज्य सरकार को बहुमत ना होने के संवैधानिक संकट के अलावा अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाने के कुछ आधार होने चाहिए। क्या बंगाल उन आधार पर बैठता है? सुनिए क्या क्या आधार होता है। जैसे अगर स्टेट मशीनरी कानून व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो गई तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या बंगाल इसमें बैठता है। राज्य सरकार संवैधानिक निर्देशों को मानने से इनकार कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर राज्य सरकार जानबूझकर अशांति को बढ़ावा दे रही हो, जैसे अब आप कुछ लोग कह रहे हैं ना कि भाई आग लगी हुई थी, लोग जल रहे थे, मर रहे थे और पुलिस गायब थी। क्यों गायब थी भाई? कहां गायब थी? इतना वक्त लगता है कि सुबह पुलिस आएगी? और चश्मदीदों के आरोप है, ये मेरे आरोप नहीं है, वो बता रहे हैं, कैमरे पर बता रहे हैं। अगर राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर रही हो तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है यह भी जानिए। राष्ट्रपति राज्य मंत्री परिषद को भंग कर देते हैं, विधानसभा निलंबित हो जाती है या तो भंग कर दी जाती है, राज्यपाल के पास पूरा प्रशासन आ जाता है और राज्यपाल चूंकि केंद्र को रिपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से केंद्र की सरकार वहां पर होती है। ममता बनर्जी को खुद याद नहीं होगा, लेकिन मैं उन्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जिन घटनाओं के लिए आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, ठीक वैसे ही घटनाओं के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए,
ठीक वैसी ही घटनाओं के लिए साल 2007 में 2007 का साल था, तब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी। तब बंगाल में ममता बनर्जी चाहती थी कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, और तब बंगाल के मुख्यमंत्री होते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, और ममता बनर्जी चाहती थी कि लगा दो प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि ममता बनर्जी कहती थी कि लेफ्ट की गुंडागर्दी और राजनीतिक हिंसा के कल्चर के खिलाफ वो ये मांग कर रही है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। और यही वो बातें थी जिनके समर्थन करते करते वो पहुंची मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, लोगों ने समर्थन दिया उनको, और आज वो ममता बनर्जी कहती है प्रेसिडेंट रूल। यूपी की बात करो, बंगाल की बात क्यों करते हैं? आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है यह भी आपको बता देता हूं। मनमोहन सरकार में आर्टिकल 356 के बारे में बता रहा हूं। आर्टिकल 356 मनमोहन सरकार में 11 बार इस्तेमाल हुआ, 11 टाइम्स, 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा। नरेंद्र मोदी सरकार में 9 बार, 9। बंगाल में 4 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बंगाल में कब कब लगा? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा 1962, 1968, 1970 और 1971। ये 4 बार हैं जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ममता जाएंगी बीरभूम, ये बताया जा रहा है, वो खुद ही कह रही है कि मैं जाऊंगी। बंगाल हिंसा के बीच, जो मैं आपसे कह रहा था, इकोसिस्टम, बंगाल हिंसा के बीच अभिव्यक्ति की आजादी का एक तरफा ढोल पीटने वाले एजेंडाधारी भी एक्टिव हो गए। सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकारों के ग्रुप ने एक चिट्ठी सार्वजनिक की, और चिट्ठी में देश की संवैधानिक संस्थाओं को संबोधित करते हुए इस बात पर चिंता जताई गई है कि देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमान को के खिलाफ बढ़ते हमलों को रोका जाना चाहिए। चिट्ठी में दावा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति हिंसा को भड़काया जा रहा है। चिट्ठी में धर्म संसद का जिक्र किया गया है, इसके हिजाब विवाद और कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र हुआ है। चिट्ठी लिखने वाले नाम आपको बता देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग हैं और क्या मकसद होगा। जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी, सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार, उसमें आशुतोष हैं, एन राम हैं, जो राफेल में ढूंढ कर लाए थे, घोटाला है, चला नहीं मामला, और तीस्ता सीतलवाड़ हैं, कमर वाहिद नकवी हैं, सिद्धार्थ वरदराजन हैं, आर राजगोपाल हैं, सबा नकवी हैं, उनका भी नाम है, एम के वेणु हैं। ये सारे लोग हैं, नाम पढ़ लीजिए, आपको मामला समझ में आ जाएगा। चिट्ठी लिखने वालों में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल हिंसा में होंठ सिल रखे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल में जब अत्याचार हो रहा था तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज पता नहीं कहां से एक नया एजेंडा निकाल कर लाए हैं कि भाई देखिए मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। कश्मीर फाइल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है। अरे बॉस, जो नफरत थी और उस नफरत की वजह से या तो धर्म बदलो या जगह छोड़ो या मर जाओ, ये नारा लगता था, उस वजह से कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, उसको दिखाना गुनाह हो जाएगा। इस तरह से तो आप बात करेंगे तो हॉलोकॉस्ट को लेकर कहा जाएगा कि भाई वो क्यों दिखाया, उसके बाद तो जर्मन से लोगों को नफरत हो जाएगी। जिन्होंने अत्याचार किए उनके बारे में बात मत करो, जिन पर अत्याचार हुआ उनको मत दिखाओ। बंगाल पे ये लोग चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। कईयों के ट्विटर अकाउंट खंगाले तो ज्यादातर पत्रकारों का बंगाल हिंसा पर एक ट्वीट तक नहीं है, लेकिन ये लोग ये करते हैं। इन लोगों को भी एक तरीके से जो सांस आती है ना,
वो तभी आती है जब वो इस तरीके का कुछ एजेंडा और प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको कश्मीर फाइल्स चुभ रही है, सच यही है। और इसीलिए धर्म संसद में जो हुआ उसके बाद गिरफ्तारियां हो गई। बंगाल हिंसा नहीं चुभती इनको, कश्मीर फाइल्स चुभ जाती। कहां से ये लोग ये लाते हैं डबल स्टैंडर्ड्स? थोक में खरीदते हैं या ऊपर वाले से बंधवा के लाए थे पोटली में कि मुझे जब मैं धरती पे जा रहा हूं तो मुझे डबल स्टैंडर्ड्स दे दो, या इसका अलग से कोर्स किया है इन लोगों ने, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन बता इसलिए दिया, मैं तो ज्यादा दिखाना भी नहीं चाहता था, पर मैंने कहा चलिए 2 मिनट आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इनका नाम याद रहे। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है ना, वो ये जो कर रहे हैं इससे ज्यादा चिंताजनक है और उस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। पाठशाला में अब कश्मीर फाइल्स का रुबैया सईद वाला चैप्टर। कश्मीर फाइल्स पर हमारी सीरीज में आज का चैप्टर है रुबैया सईद की किडनैपिंग का। 1989 की यह वो घटना है जिसमें देश के तत्कालीन गृह मंत्री, उनकी बेटी को कश्मीर में आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। इसके बदले 5 आतंकवादी छोड़े गए थे। इसी के बाद कश्मीर में कट्टरपंथियों और आतंकियों के हौसले और बढ़ गए। कल हमने आपको रुबैया सईद की किडनैपिंग की घटना के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज इसका पूरा चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं। रुबैया सईद मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी बेटी। किडनैपिंग के वक्त रुबैया सईद 23 साल की थी। 8 दिसंबर 1989 की उस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। तब रुबैया सईद श्रीनगर के लाल डेड मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट थी। दोपहर करीब 3:30 बजे वो हॉस्पिटल से घर के लिए निकली। घर जाने के लिए वो लाल चौक से आ रही लोकल मिनी बस में बैठ गई। उन्हें हॉस्पिटल से अपने घर नौगांव जाना था, जो श्रीनगर का बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स में। लेकिन उसी मिनी बस में सवार 3 लोगों ने रुबैया के घर से आधा किलोमीटर पहले अचानक मिनी बस को रुकवा दिया। तीनों लोगों ने रुबैया को बंदूक लगाई और बाहर खड़ी ब्लू मारुति में बैठाकर ले गए। रुबैया की किडनैपिंग की यह पूरी घटना 20 से 25 मिनट के अंदर हो गई। सोचिए, देश के गृह मंत्री जो थे उस वक्त, उनकी बेटी का अपहरण हो गया और तब तक किसी को इसका पता नहीं चला, जब तक किडनैपर्स ने एक लोकल अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में फोन नहीं किया। 2 घंटे बाद रुबैया के घर पर भी अज्ञात फोन आया। तब पता चला कि गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद किडनैप हो गई हैं और किडनैपर्स ने रुबैया सईद को रिहा करने के बदले 5 आतंकियों को छोड़ने की डिमांड रखी। इन आतंकवादियों में JKLF का एरिया कमांडर अब्दुल हामिद शेख था, पाकिस्तान का एक आतंकवादी शेर खान था, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, जावेद अहमद जरगर और मोहम्मद कलवार। ये सभी JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी थे। सोचिए, 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद की किडनैपिंग की घटना तब हुई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बने हुए मात्र 5 दिन हुए थे। सिर्फ 5 दिन, और उन 5 दिन के बाद उनकी बेटी किडनैप हो जाती। तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, फारूक साहब कहां थे? वो छुट्टी मना रहे थे लंदन में। लंदन में छुट्टी मना रहे थे। रुबैया सईद की किडनैपिंग केस की पूरी डिटेल्स उस घटना के 4 महीने बाद सामने आई और यह पता चला कि इस किडनैपिंग केस की साजिश किस व्यक्ति ने की होगी। आप सोचिए, लगातार आपको जानकारी दे रहा हूं। इस केस की साजिश जो है उसमें नाम आया यासिन मलिक। यासिन मलिक की तस्वीर आप भूले तो नहीं होंगे। मनमोहन सिंह के साथ उनकी फोटो है, बहुत वायरल है आजकल। घर पे बुला के PM उनसे मिल रहे थे मनमोहन सिंह। इसमें जम्मू कश्मीर के उस वक्त के कुछ सरकारी अफसर भी शामिल थे। रुबैया को अगवा करके आतंकवादी श्रीनगर से सोपोर लेकर गए। सोपोर में 3 दिन तक उन्हें एक सरकारी अफसर के घर पर रखा गया। होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप की जाती है और रखी कहां जाती है? सरकारी ऑफिसर के घर पर। जिन आतंकवादियों ने रुबैया को अगवा किया
वो जेकेएलएफ के आतंकवादी थे। जेकेएलएफ की इस आतंकवादी घटना में कुछ राजनीतिक लोगों का भी समर्थन था। यानी ऐसा साफ लगता था कि रुबैया की किडनैपिंग एक सियासी ड्रामा थी। रुबैया सईद के बदले में आतंकवादियों को रिहा करने पर तत्कालीन वीपी सिंह सरकार पर बहुत दबाव था, क्योंकि रुबैया तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की मुफ्ती मोहम्मद सईद से पटती नहीं। रुबैया सईद की रिहाई पर बात करने के लिए वीपी सिंह ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। इसमें इंद्र कुमार गुजराल थे, अरुण नेहरू थे, आरिफ मोहम्मद खान थे। इस कमेटी ने 5 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आतंकियों को छोड़ने का फैसला लागू करने के लिए फारूक अब्दुल्ला से बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी। इंद्र कुमार गुजराल, आरिफ मोहम्मद खान और तत्कालीन आईबी चीफ एमके नारायणन बातचीत के लिए श्रीनगर गए और लंबी बातचीत के बाद फारूक अब्दुल्ला 5 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तैयार हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे, साइन तो उनको ही करना था। 5 आतंकवादियों को छोड़ने के 2 घंटे बाद रुबैया सईद रिहा हो गए। रुबैया सईद के बदले में छोड़े गए 5 आतंकवादियों का श्रीनगर में खूब जश्न मनाया गया। आतंकवादियों और अलगाववादियों के समर्थक सड़कों पर उतर आए। 5 आतंकवादी रिहा होने के बाद सीमा पार चले गए और इस घटना के बाद घाटी में कट्टरपंथियों को खूब ताकत मिली। उन्होंने समझ लिया कि सरकार कमजोर है, वो जब चाहे जो करेंगे। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इसी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर घाटी में अब दूसरे धर्म के लोगों की कोई जगह नहीं। कश्मीरी हिंदुओं के घरों पर हमले तेज हो गए, मंदिरों को जलाया जाने लगा। कश्मीरी हिंदुओं का एक बड़ा पलायन इसी के बाद हुआ। कुल मिलाकर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन में जो जिम्मेदार हैं, उनमें फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच कश्मीर में कुर्सी का खेल, 1987 के चुनाव में फारूक को सीएम बनाने के लिए धांधली, 1987 से 1990 तक फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस सरकार का कुशासन, इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को खुली छूट, रुबैया सईद के बदले में आतंकवादियों को छोड़ने की घटना, ये सब शामिल है। शुरू से आखिर तक आपको कश्मीर फाइल्स का एक एक पन्ना बताया, एक एक जानकारी दी कि आपको पता होना चाहिए कि वो एक रात की घटना नहीं। क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी, हर व्यक्ति का क्या किरदार था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, उनकी बेटी की किडनैपिंग, सबका क्या रोल था, आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बीच की लाइनें काट काट करके एजेंडा सेट करने वाले बहुत घूम रहे हैं। सावधान रहिए। राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो नेहरू गांधी परिवार के गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। विधायक संयम लोढ़ा ने यह बयान दिया है, जिस पर हंगामा हो। सुनिए। तो ये कहा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं। हाँ, हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू गांधी परिवार ने किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलाम आपको बधाई हो गुलामी के लिए, और मान्य सभापति बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया था। जय हो गुलामों। माननीय सदस्य करते हैं, बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य गुलाम का गुलाम बैठिए, आप बैठिए। नहीं, गुलामी करने के बाद आपको टिकट नहीं दिया कांग्रेस। माननीय सदस्य आप बैठिए, गुलामी कर रहे हो। कांग्रेस के विधायक साहब विधानसभा में खड़े होकर सीना चौड़ा कर कर कह रहे हैं, हां मैं हूं गांधी परिवार का गुलाम। अब ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता हो, ऐसी गुलामी करने की आदत पड़ी हो, लत लगी हो, चस्का लगा हो, उसमें मजा आ रहा हो गुलामी करने में, एक परिवार की गुलामी करने में, तो फिर चुनाव में हार के बाद कौन पूछेगा कि आपका इस्तीफा क्यों ना हो मैडम और राहुल सर का। गुलाम हो, शांत रहो, शायद यही जवाब मिल जाएगा। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।